अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आजकल के दौर में मैन इनफर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। उसकी वजह आपकी जेनेटिक्स भी हो सकती है या हमारी डेली डाइट्स है कि हम पुअर डाइट चूज़ करते हैं, हेल्थी डाइट नहीं लेते, कुछ ऐसा डायबिटीज़ का भी है। मैन इनफर्टिलिटी यानी मर्दों में बच्चा पैदा ना करने की सलाहियत की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जिसमें कॉमन अगर देखे जाएँ तो सबसे ज़्यादा कॉमन एज़ोस्पर्मिया है, साथ में ओलिगोस्पर्मिया है या ओलिगोएस्टेनियोस्पर्मिया भी है। ये मुख्तलिफ टाइप हैं, लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो है एज़ोस्पर्मिया। आज मैं एज़ोस्पर्मिया के बारे में सारी डिटेल बताऊंगा कि ये होता क्या है, इसके पीछे रीज़न्स क्या होती हैं, वजह क्या होती है, और एक बीमारी को समझने से पहले रीज़न का समझना ज़रूरी है। उसके बाद इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है, जिसे हम प्रोफाइलैक्सिस भी कहते हैं, यानी एक बीमारी को होने से बचना के लिए क्या क्या हमें एहतियात बरतनी पड़ती हैं। ये चीज़ हो गई। इसका फिर मैं ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, क्योंकि ट्रीटमेंट तब होता है जब को आपको प्रॉपर वजह मालूम हो। तो ये सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस एंड पे मैं वो सप्लीमेंट बताऊंगा जो एज़ोस्पर्मिया को डील करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और इसको रिवर्स करने में। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आज ट्रीट ना किया जाए। मेडिकल साइंस बहुत हद तक तरक्की कर चुकी है कि आपकी सोच है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो भी मेरे नए लोग मेरे चैनल पे आते हैं, उनको अगर अथेंटिक और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लाजमी इस वीडियो को भी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह वो मायूस नहीं होंगे, हमेशा उनको अथेंटिक ओरिजिनल प्रोडक्ट का रिव्यू और ओरिजिनल रिव्यू मिलेगा। चलते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक एज़ोस्पर्मिया है। तो एज़ोस्पर्मिया को मैं डिस्कस करने से या एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं या कुछ चीज़ें हैं जो आपसे एक्सप्लेन ज़रूर करना मुनासिब समझूंगा। सबसे पहले तो सीमन और सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस वो रिपोर्ट होती है जिसमें हमारा आपका करता तथ्य सामने आ जाता है कि आपके अंदर किस चीज़ की और कितनी वीकनेस है। और सीमन क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। सीमन का दो पार्ट्स कंसिस्ट होता है, एक उसमें फ्लूइड होता है और एक होते हैं स्पर्म्स होते हैं। ये कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स होता है, यानी ये इसकी जो बनावट होती है यानी बनने का अमल होता है वो दो तरह से होता है। एक इसमें सीमन्स में जरासीम यानी मर्दाना जरासीम जिन्हें स्पर्म्स कहते हैं, और एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड मोस्टली हमारा जो होता है वो प्रोस्टेट के पीछे ग्लैंड्स होते हैं उनमें मैन्युफैक्चर्ड होता है, उनमें बनता है। यानी स्पर्म बनने का अमल कैसे होता है कि जो हमारे टेस्टिस हैं उनके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, वो बनते हैं। हमारा ब्रेन वाई हार्मोन्स ऑर्डर करता है, तो टेस्टिस के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जो हमारे सेक्स हार्मोन हैं वो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। ठीक है, जो स्पर्म बनने का अमल होता है वो टेस्टिस में होता है, और जो सीमन का जो फ्लूइड होता है वो मोस्टली जो प्रोस्टेट के पीछे एक जगह होती है उसको सेमिनल वेजिकल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर वो स्टोर होता है। मोस्टली हमारा फ्लूइड उसी तरह होता है, और एक दरमियान से एक ट्यूबिकुलर होता है, एक लिंक होता है जहाँ से सीमन्स वहाँ पे जाता है। और उसके बाद जब आप लोग सेक्चुअली एक्टिव होते हैं और एजुकुलेट करते हैं तो वो विद सीमन्स जो एक्सक्रीट करता है उसके अंदर स्पर्म्स मौजूद होते हैं। एज़ोस्पर्मिया को डिफ़ाइन करना लाजमी है। एज़ोस्पर्मिया को सादा अल्फाज में कि आपके अंदर स्पर्म की ताकत या तो ज़ीरो हो जाए या उसकी मोटेलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो। ठीक है, यानी आपके सीमन में स्पर्म्स तो हों या तो वो नॉन मोटाइल हों, यानी उनकी इतनी मॉर्फोलॉजी, उनकी एक्टिविटी, मोटेलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो, वो इनएक्टिव हों, तो इस केस को हम एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। एज़ोस्पर्मिया की होने की वजूहात तीन हैं। ठीक है, इसकी यानी तीन किस्में भी कह सकते हैं और तीन वजूहात भी कह सकते हैं, तीन रीज़न है। एज़ोस्पर्मिया को डील करने से पहले यानी हम ट्रीट करने से पहले लाजमी हम ये नोट करते हैं कि उसकी मेन वजह क्या है। सबसे बेस्ट इसका तरीका क्या है इसका जांचने का, वो हम आपका सीमन एनालिसिस कराते हैं। किसी हद तक हमें एक्सरे या कुछ मेडिकल टेस्ट और भी होते हैं ताकि हमें समझ आए कि मेन इशू क्या है। लेकिन आज आपको समझाने के लिए इसकी तीन किस्में बताना ज़रूरी हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये होता क्या है और ये होने की वजूहात क्या हैं। एज़ोस्पर्मिया में होता क्या है, तीन किस्में होती हैं। पहली कि आपके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस ही ना हो, यानी आपके टेस्टिस इसको प्रोड्यूस ना करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, प्रोड्यूस हों लेकिन किसी भी वजह से जेनेटिक हो या कोई ऐसी बीमारी वो डैमेज हो जाए। ठीक है। थर्ड वन, आपके प्रोड्यूस तो हों लेकिन वो सीमन्स के अंदर जा ना पाएँ।
फ्रॉम द टेस्टिस टू, यानी जो सेमिनल मतलब है कि वेजिकल्स होते हैं जिनके अंदर वो फ्लूइड होता है और सीमन्स होता है, उसके अंदर जब स्पर्म की एक कंडक्टिंग वे होता है जिसको हम स्पर्मेटिक क्वाड कहते हैं, उसके थ्रू ये कन्वर्शन होती है यानी ट्रांसपोर्ट होती है, या तो वो ट्रांसपोर्ट डैमेज हो जाए जिसकी वजह से आपके स्पर्म मूव ही ना कर सकें, उस ट्रांसपोर्ट आपका काम ना करे, तो इसको भी हम कह सकते हैं ये भी एक वजह होती है जिसकी वजह से आपका ज़ीरो काउंट हो जाता है इन द सीमन्स। एज़ोस्पर्मिया की मोस्टली हमारी जो कॉमन काज होती हैं वो 3 है, यानी 3 मेन वजूहत हैं जिसके लिए एक मखसूस टर्मिनोलॉजी है, प्री टेस्टिकुलर काजेज़, टेस्टिकुलर काजेज़, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि पोस्ट टेस्टिकुलर। यानी अब आपको सादा अल्फाज में समझा देता हूँ, कुछ पहली जो टेस्टिकल से पहले की होती हैं उनकी वजह, कुछ होती हैं टेस्टिकल में, और कुछ टेस्टिकल के बाद वाली। ये 3 वजूहत की वजह से आप लोग एज़ोस्पर्मिया का शिकार होते हैं। अल्लाह ना करे कि आप लोग शिकार हों, अल्लाह ताला आपको इससे बचा के रखे। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम पहले कुछ और भी फर्दर टेस्ट करवाते हैं जिसमें कुछ रेडियोलॉजी के भी हो जाते हैं, जिसमें हम मतलब है कि इसमें अल्ट्रासाउंड भी आ सकता है, एक्सरेज भी आ सकते हैं, कुछ और TSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो वगैरह भी हम चेक करा सकते हैं। लेकिन जो मेन एनालिसिस होता है, वो जो कहानी आपकी पूरी पिक्चर हमारे सामने लाता है, वो सीमन एनालिसिस रिपोर्ट ही होती है। ये प्री टेस्टिकुलर काजेज़ यानी प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, ये क्या होता है? अच्छा, एक नॉर्मल निज़ाम है हमारा, रब सोने का सोना निज़ाम, लेकिन अच्छा निज़ाम है कि जैसे ही हम सेक्स के लिए एक्टिव होते हैं या हमारी सोच जाती है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि जी हमारे जो सेक्स हार्मोन है उनको एक्टिव करो। वो फ़ौरन सिग्नल भेजते हैं जी टेस्टिस की तरफ। क्या होता है कि कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो टेस्टिस को ऑर्डर करते हैं कि फ़ौरन तुम टेस्टिस बनाओ, ठीक है। तो जैसे ही हार्मोन्स के ऑर्डर्स टेस्टिस को पहुंचते हैं तो टेस्टिस हमारे स्पर्म बनाना शुरू कर देता है। तो कुछ लोगों का अगर ये सिस्टम जो हार्मोन्स को ऑर्डर देने का है ब्रेन से, वो नाकारा हो जाए या काम ना करे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमें एज़ोस्पर्मिया होता है, हम उसको कहते हैं कि ये प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है, ठीक है। यानी आपके अंदर वो हार्मोन्स ही पैदा ना हो जिससे हम स्पर्म में से स्पर्म की प्रोडक्शन हो, तो उसको पहला किस्म कहते हैं प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। सादा सी बात है कि ब्रेन ने ऑर्डर दिया टेस्टिस को, वो नॉर्मल सिस्टम था, टेस्टिस ने स्पर्म्स पैदा कर दिए, ठीक है, वो तो हो गए। लेकिन टेस्टिस पैदा हो गए या पैदा हुए, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे। क्या हो सकती है? कुछ जेनेटिक्स की वजह हो सकती है, या न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह हो सकती है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो कोई एक्सटर्नल फैक्टर यानी कोई इंजरी या कोई इस तरह का कुछ हो सकता है जिससे आपके टेस्टिस प्रोडक्ट तो करें यानी प्रोडक्ट तो बनाएं लेकिन अच्छा ना बनाएं, ठीक है। तो ये टाइप हो गई सेकंड। टेस्टिकुलर काजेज यानी टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया क्या होता है कि ब्रेन से तो ऑर्डर आया टेस्टिस को कि स्पर्म बनाओ, स्पर्म भी बने लेकिन अच्छे नहीं बने। मशीन आपकी अच्छी नहीं थी, मशीन नकारा हो गई। उसकी क्या वजह हो सकती है? जेनेटिक्स, डायबिटीज़, या किसी वजह से भी उसकी कुछ डैमेज हो गई है। बात करेंगे पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। और मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बताऊं, मेरे पास मोस्टली जो पेशेंट रिपोर्ट होते हैं ना, वो पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के ही पेशेंट होते हैं। वजह क्या होती है कि एक बीच में ट्यूब है जिसको स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। स्पर्मेटोकॉर्ड जो है ये क्या होता है, ये डैमेज हो जाती है। ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा टेस्टिस से सेमिनल वेजिकल्स तक, यानी पीछे जो ग्लैंड्स होते हैं, जो वदूद होते हैं, जो सीमन को इकट्ठा रखते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, उन तक ये डैमेज हो जाती है बीच में से। उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं और इंटरनल भी, जेनेटिक्स भी बहुत सारी भी। उस वजूहत को जान के फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लॉन्ग है, लेंथी है, लेकिन हो जाता है। और कई हमारे पास सक्सेस स्टोरी हैं जिन्हों एज़ोस्पर्मिया था और अल्लाह ताला ने उनको औलाद नजरीना अता की है। ये जो खासकर पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है, इसमें ऐसा जो ये ट्यूब है, कई लोगों की बाय बर्थ नहीं होती,
ठीक है। कई लोगों का लेटर ऑन कोई मसला बनता है, किसी का कुछ जेनेटिकल इशू होता है, ठीक है, तो किसी में ये क्रोमोसोमल्स ऑर्डर्स भी होते हैं, ये फिर हम इनको रेफ़र कर देते हैं आगे मोर स्पेसिफिकेशन के लिए जेनेटिक्स का जो एक्सपर्ट होता है कि वो इनकी क्रोमोसोम्स की जांच करे कि क्या या ये जेनेटिकली फ्रॉम बर्थ तो नहीं है इनका इशू, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक होता है, ये बहुत रेयर केस में आता है ये। क्योंकि कैसे पता चलता है कि हमें एज़ोस्पर्मिया है? सबसे जो बेस्ट इसको जांचने का अमल है वो हमारा सीमन एनालिसिस है। उसमें अगर आपका स्पर्म काउंट 0 है, निल है, या उसकी मोर्टेलिटी या मॉर्फोलॉजी, उसको हम देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो मेन यानी हमें कैसे पता चलता है कि आपको एज़ोस्पर्मिया है, मोस्टली हम सीमन एनालिसिस से अंदाज़ा लगाते हैं। बात कर लेते हैं इसके प्रोफाइलैक्सिस, यानी हमें अगर अल्लाह का फजल हो कि हमें ये बीमारी ना हो तो हम फ्यूचर में इससे बचना चाहें तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमने हेल्थी डाइट खानी है, जिसमें वेजिटेबल भी हो, मीट भी हो, ड्राई फ्रूट्स भी हों, या ज़्यादा ना हो, थोड़ा थोड़ा खा लें, हर चीज़ आपकी डाइट में हो। ये सब कुछ नहीं कर सकते तो एक अच्छा मल्टीविटामिन अपनी डाइट में ज़रूर रखें। एक्टिव रहें, लेज़ी ना रहें, खाने के बाद पानी ना पिया करें, उसके बाद 10 से 15 मिनट घर में वॉक कर लें, और 2 एक्सरसाइजेज कीगल और फ्लोर पेल्विक एक्सरसाइजेज। अगर आपने सेक्चुअली एक्टिव रहना है और ख़ुद को मेंटेन रखना है तो ये 2 एक्सरसाइजेज 5-5, 10-10 मिनट कर लें सुबह शाम, काफ़ी है। इतना टाइम तो दे ही सकते हैं यार आप लोग अपनी ज़िंदगी के लिए। सेकेंडली, जो लोग ख़ासकर रेडिएशन से मतलब कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं तो रेडिएशन से भी बचें, क्योंकि वो भी आपके स्पर्म की क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी को कम कर देती है। और सम मेडिकेशन भी हैं, जब भी कोई आपको स्पेसिफिक खासकर कुछ दिमागी बीमारी है, साइकेट्रिक हैं और सेरोटोनिन के या इस तरह के कुछ खासकर ये सीटान्यू हो गए, ये लोग जो जब भी सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो भी लोग लेते हैं उनको रेक्टल डिसफंक्शनिंग का प्रॉब्लम आता है, स्पर्म काउंट उनको लाजमी इफेक्ट करते हैं। ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं कि जो करके हम एज़ोस्पर्मिया से बच सकते हैं, ठीक है। आज ये तो हो गए, और कुछ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। सबसे पहले आपने अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल लाजमी रखना है, वो फ्रूट फॉर्म में हो या ऑयल फॉर्म में हो, एक्सटर्नली भी और खारजी और इंटरनली भी। सेकेंड, अगर आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं, मैं अलाउ करता हूं कि आप थोड़ा सा हनी अपनी डाइट में ज़रूर लें। ये 2 काम कर लेंगे तो साथ साथ इंशाल्लाह आपको एज़ोस्पर्मिया नहीं होगा कभी भी। अगर हो रहा हल्का सा या होगा भी सही तो इंशाल्लाह रिवर्स हो जाएगा अल्लाह के फजल से। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो इसका मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मेरी मतलब डेली बेसिस पे अगर देखें प्रैक्टिस में है, वो प्रोकोमाल रॉयल जेली है। साथ में मैं विगोर मैक्स प्लस रिकमेंड करता हूँ। साथ में एक एक्सटर्नल चीज़ है, एक तो मैग्नीशियम, साथ में आप ऐड कर लें को बैलोबा और जिनसन, और साथ में फ्लैक्स सीड्स। अगर वो बंदा अफोर्डेबल है तो ये 3 चीज़ें किसी फॉर्म में भी वो ले। यहाँ पे यूएई में तो मैं रेकमेंड कर देता हूँ सेंट्रम एनर्जी को, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन आपको अपनी डाइट में नेचुरल बूस्टर रखना चाहिए जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करे। उसमें ब्लैक सीड्स, कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूर करें, डेट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, वॉलनट का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। और ख़ासकर चुकंदर, बीट रूट, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट देती हैं। अगर ओवरऑल आप चाहते हैं कि आपने अपना एज़ोस्पर्मिया का बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैं आपको बेस्ट ऑफ दी बेस्ट ट्रीटमेंट बताता हूँ जो मोर इफेक्टिव है आजकल, ठीक है। बल्कि जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, जिससे अगर आप अलातूल यानी अपनी उसको बाकायदगी से लें तो अपना अल्लाह ताला फजल करता है और आप ठीक हो जाते हैं। प्रोकोमाल रॉयल जेली, विगोर मैक्स प्लस, उसके साथ आपने मल्टीविटामिन अच्छा एक लेना है, ठीक है, और साथ में मैग्नीशियम, विटामिन सी और इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब सेंट्रम एनर्जी लेंगे हर चीज़ बराबर, लेकिन रिकमेंडेड है कि मैग्नीशियम 500 और विटामिन सी 1000 अलग से सेपरेट ले लें। ये कम्बिनेशन आप ले लें तो इंशाल्लाह जो भी आपका मसला होगा, एज़ोस्पर्मिया का कोई काज भी हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।